हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया जी। तो हाँ जी, आज चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो क्लास की शुरुआत करने से पहले हम ये जानते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ाई करी थी। सर लास्ट क्लास में हमने जो है पढ़ाई करी थी कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, उसके ड्राइवर्स क्या होते हैं और इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। तो सर आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोड्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। चलिए ज्यादा लेट ना करते हुए चलते हैं अपने क्लास की ओर। नहीं जी, देखिए कह रहा है हाउ टू इंटर द इंटरनेशनल बिजनेस। भाई साहब मोड मतलब किस तरीके से, किस रास्ते से आप इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करेंगे। जैसे देखिए हमने क्या किया, हमने पहले इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में पढ़ा, उसके स्कोप को पढ़ा, स्कोप पढ़ने के बाद हम क्या किया, हमने ग्लोबलाइजेशन भी सीखा। ग्लोबलाइजेशन में हमने ये समझा कि ट्रेड फ्री फ्लो हुआ, फ्री फ्लो की वजह होने की वजह से हमने क्या करा, हम बिजनेस करने लगे, हमारे हमारे प्रोसेस इजी हो गए, तो हम फॉरेन में भी जाके बिजनेस करने लगे। तो फॉरेन में बिजनेस करने लगे और फॉरेन में बिजनेस करने का क्या रास्ता है, किस रास्ते के थ्रू हम जा सकते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस कर सकते हैं, अपने डोमेस्टिक कंट्री से फॉरेन कंट्री में मूव कर सकते हैं। आइए इसके लिए मैंने कुछ लिखा है, आइए उस पर चलते हैं, फिर हम आएंगे बुक पे, क्योंकि नोट्स है तो सब कुछ है। आइए ये देखिए, हाँ जी देखिए मैंने लिखा है, क्या लिखा है कि मोड्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। क्या होता है मोड्स? कहता है हाउ टू एंटर इन द इंटरनेशनल बिजनेस, हम किस रास्ते से इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री करेंगे। बोलता है देखिए जी, अभी तक हम कर रहे थे डोमेस्टिक बिजनेस। डोमेस्टिक बिजनेस मतलब घर वाला बिजनेस, जिसमें हम क्या बना रहे थे, मतलब बना रहे थे हम क्या, भुजिया भजिया है ना, सॉरी गुजिया भजिया, जो भी पापड़, ये सारी चीजें। अब हमें ये सारी चीजें इतनी पसंद आ गई, हमारे देश में पूरा ये बिजनेस चल गया। अब हमें कहां जाना है? अब हम चाह रहे हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो क्या है, बड़ा हो जाए और हम कहां चले जाएं, हम फॉरेन में चले जाएं। नहीं, फॉरेन में भी बिजनेस हमारा हो, ठीक है जी, बिल्कुल सही। अब क्या, तो कैसे करें फॉरेन में बिजनेस, कैसे करें फॉरेन में बिजनेस, या कैसे करें एंट्री। हाँ जी, कैसे करें एंट्री, तो आइए देखते हैं। उसके लिए कुछ मोड्स हैं जो डिसाइड किए गए हैं, उसको मैंने लिख रखा है, आप देखिए। तो आइए देखते हैं इंटरनेशनल लेवल पर कितने तरह के मोड होते हैं। बेसिकली 3 तरह के मोड होते हैं। कौन कौन सा मोड? पहला मोड है ट्रेड रिलेटेड मोड। अब देखिए नाम पे जाइए, ट्रेड रिलेटेड। ट्रेड मतलब जहां हम सेल करते हैं। इसका मतलब जब डोमेस्टिक जगह से, यानी कि अपने कंट्री से किसी फॉरेन कंट्री में जाके अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, सेल करना चाहते हो, उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे ट्रेड रिलेटेड मोड। दूसरा जो मोड है वो है कॉन्ट्रेक्चुअल मोड। कॉन्ट्रेक्चुअल, कॉन्ट्रैक्ट करना नहीं। तो कॉन्ट्रेक्चुअल मोड क्या हुआ कि जब हम अपनी कंट्री से किसी फॉरेन कंट्री में उसकी जो स्ट्रेंथ है और उसके जो रिसोर्सेस है, उसकी कैपेबिलिटीज को पहचान कर हम उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल मोड। और एक लास्ट मोड है जिसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मोड। अब इन्वेस्टमेंट मोड क्या हुआ कि जब हम मान लेते हैं किसी नई जगह पर जा रहे हैं, किसी फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं और वहां कोई शेयर खरीद लेते हैं, या फिर कुछ किसी को हम किसी कंपनी पे पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मोड। आइए मैंने लिख रखा है, इसको एक बार पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, कह रहा है ट्रेड रिलेटेड मोड मतलब बोल रहा है जब आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, एक्सपैंड करना चाहते हो, तो यही अपने प्रोडक्ट को सेल करना, यानी अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो, तो फॉरेन में हम इसको कहते हैं क्या, ट्रेड रिलेटेड मोड, है ना। हाँ जी, ट्रेड रिलेटेड मोड। दूसरा कौन सा मोड है? दूसरा है कॉन्ट्रेक्चुअल मोड। एक मिनट, ये देखिएगा, दूसरा है कॉन्ट्रेक्चुअल मोड। कॉन्ट्रेक्चुअल मोड क्या है जी? हाँ, कॉन्ट्रेक्चुअल मोड क्या है, तो देखिए क्या कह रहा है, जब आप फॉरेन कंपनी के स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ और रिसोर्सेस को यूज करना चाहते हो अपने बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए, तो उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल मोड। क्या बोला? बोला जब आप फॉरेन के कंपनी के स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ और रिसोर्सेस को यूज करना चाहते हो, किस वजह से, अपने बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए, तो भाई साहब हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल मोड। और तीसरा मोड जो है वो है इन्वेस्टमेंट मोड। वो क्या है, आइए, कहता है जब आपको लगता है कि फॉरेन की कंपनीज कुछ अच्छा कर रही हैं, तो आप उसमें क्या करते हैं, आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं। आइए एक एक करके हम इसके डिटेल्स में भी चर्चा करेंगे। आइए देखिए, जो पहला टाइप था, पहला टाइप है ट्रेड रिलेटेड मोड, उसके कुछ टाइप्स है। आइए एक एक करके इसकी चर्चा हम
करते हैं। पहला क्या है? पहला एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब जब कोई डोमेस्टिक कंट्री से आप अपने गुड्स को बाहर भेजते हो सेल करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट। नहीं तो आइए क्या लिखा हुआ है देखते हैं। कहता है प्रोडक्शन किसी भी एक कंट्री में और सेल्स किसी अनदर कंट्री में हो तो इसको क्या बोलेंगे? एक्सपोर्ट बोलेंगे। मतलब प्रोडक्शन किसी एक कंट्री, मतलब डोमेस्टिक कंट्री में आपने प्रोडक्शन किया और सेल कहां किया? आपने अनदर कंट्री में किया, कोई फॉरेन कंट्री में किया, तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सपोर्ट बोलेंगे। जी बिल्कुल। अब इसका एक्सपोर्ट दो टाइप के, एक होता है डायरेक्ट एक्सपोर्ट और एक होता है जी इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट। डायरेक्ट एक्सपोर्ट मतलब जहां कोई मीडिएटर नहीं होता है ना, जहां बिना मीडिएटर के क्या करता है इंपोर्टिंग कंट्री का जो बिजनेसमैन होता है या कंपनी वाले होते हैं, वो बिना किसी मीडिएटर के डायरेक्टली एक्सपोर्ट करते हैं। और इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट क्या होता है भाई साहब? इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट मतलब जहां मीडिएटर के थ्रू हमको एक्सपोर्ट करना पड़ता है। आइए देखिए क्या लिखा हुआ है। कह रहा वैसा गुड्स और सर्विसेज जिसको एक्सपोर्टर खुद ही एक्सपोर्ट कर रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं? डायरेक्ट एक्सपोर्ट। और इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट का क्या मतलब होता है? बोल रहा है कि वैसा गुड्स और सर्विसेज जिसको एक्सपोर्टर खुद ना एक्सपोर्ट करके किसी मिडिलमैन या मीडिएटर के थ्रू एक्सपोर्ट कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट। हाँ जी, ये तो हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा बोलता है पिगी बैकिंग। क्या होता है जी पिगी बैकिंग? आइए देखिए पिगी बैकिंग का क्या मतलब है। बोलता है जब एक मैन्युफैक्चरर अपने और दूसरों दोनों के प्रोडक्ट को सेल करता है, कैसे? एक ही डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को या एक ही डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को यूज करके, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पिगी बैकिंग। फिर से सुनिएगा कि जब एक मैन्युफैक्चरर अपने और दूसरे दो कंट्री दोनों के प्रोडक्ट को सेल करने के लिए एक ही डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करता है। जैसे मान लेते हैं कि मेरा एक प्रोडक्ट है, मान लो कैमरा, और उस कैमरा को मुझे फॉरेन में कहीं पे बेचना है। तो मैंने क्या किया? मैंने बोला फॉरेन करने वाले को, भाई साहब ऐसा है आप अपने आप जहां आपका शोरूम है वहां मेरा भी कैमरा लगवा दो और मेरा कैमरा भी इस तरह से बिक जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? पिगी बैकिंग। चलिए आगे थर्ड नंबर पे चलते हैं। थर्ड नंबर क्या है जी? थर्ड नंबर है काउंटर ट्रेड। काउंटर ट्रेड क्या होता है? अब वर्ड से समझो। काउंटर मतलब एक बार मैंने बोला, उसके बिहाफ में आपने कुछ बोला। तो काउंटर ट्रेड मतलब ऐसा बिजनेस जहां पे अगर आप कुछ दे रहे हो तो उसके बिहाफ में आपको भी कुछ मिल रहा है। क्या? गुड्स भी हो सकता है, सर्विसेज भी हो सकती है। आइए पढ़ते हैं। कहता है जब कोई कंपनी अपने कंट्री के गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट करती है और उसके बदले में गुड्स एंड सर्विसेज ही रिसीव करती है, उसे कहते हैं काउंटर ट्रेड। देखिए ये क्या है ना, ये एक्चुअली बार्टर सिस्टम है। बार्टर सिस्टम क्या था? बहुत पहले मतलब एक टाइम के पहले जब हमारा अकाउंटिंग्स वगैरह नहीं आया था, जब इतने सारे चीजें नहीं थी, तो उस समय बार्टर सिस्टम चलता था। मतलब कि भाई साहब अगर आपको चावल की जरूरत पड़ी और मेरे पास दाल है और आपके पास चावल है, तो आप चावल मुझे दे दो, दाल मुझसे ले लो, है ना। गुड्स का एक्सचेंज होता था बेसिकली बार्टर सिस्टम में। हाँ जी भैया ठीक बोल रहे हो। आइए अब चलते हैं बुक पे। बुक में समझते हैं कि क्या क्या है, क्या लिखा हुआ है। आइए देखिए ट्रेड रिलेटेड मोड में सबसे पहले क्या कह रहा है? कहता है एक्सपेंशन मोड दैट एम्प्लॉय सम फॉर्म ऑफ ट्रेड टू एक्सपैंड बिजनेस इन फॉरेन कंट्रीज आर नॉन एज ट्रेड रिलेटेड मोड्स। क्या बोल रहा है? आर नॉन एज ट्रेड रिलेटेड मोड्स। कह रहा है एज फाइनेंशियल नीड्स एंड रिसोर्सेस कमिटमेंट आर लेस, low risk expansion mode highly suitable for simultaneous expansion in geographically diverse countries. Trade related modes are adopted in the initial phases of इंटरनेशनलाइजेशन। कि भाई साहब ट्रेड रिलेटेड मोड इतना इजी मोड है कि इसको सब इनिशियल फेज में यूज करता है। कि जैसे कोई डोमेस्टिक कंट्री से डोमेस्टिक बिजनेस से इंटरनेशनल बिजनेस में जाना चाह रहा है तो हम इसी मोड को यूज करते हैं। जी बिल्कुल। अब क्या है? कहता है मोर ओवर द लो एग्जिट कॉस्ट एड flexibility of winding up business operation in one country and switching over to another expansion mode. कह रहा है however a firm has to substantially depend upon the external agency for its international expansion. जी अब कह रहा है major forms of the trade related modes are, ये देखिए क्या है नीचे
पहला क्या है, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मैंने अभी बताया कि भाई घर में प्रोडक्ट को बनाओ और बेचो कहाँ, बाहर में, फॉरेन कंट्री में। वही है, कह रहा है एक्सपोर्ट में भी डिफाइंड एज अ मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स इन द होम कंट्री और अ थर्ड कंट्री एंड शिपिंग देम फॉर सेल्स टू अ कंट्री अदर देन द कंट्री ऑफ प्रोडक्शन। यही तो मैंने कहा अभी, बिल्कुल सही। कह रहा है एक्सपोर्ट्स आर यूज्ड टू स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस टू डिस्पोज द सरप्लस ऑफ प्रोडक्शन। हाँ जी, ये सही है। अब देखिए इसके दो टाइप मैंने बताया था, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट क्या होता है, कह रहा है इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट मींस एक्सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज थ्रू मिडिलमैन। मिडिलमैन के थ्रू गया तो क्या हो गया, इनडायरेक्ट हो गया। firm sells its product to some other firm and person in the country which further sells them in a foreign country। और क्या है, डायरेक्ट एक्सपोर्ट क्या बोल रहा है, बोल रहा है डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग इज द मेथड इन विच होल एक्टिविटी इज डन बाय द एक्सपोर्टर हिमसेल्फ। एक्सपोर्टर जब खुद सारी एक्टिविटीज करता है तो इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपोर्ट बोलते हैं। कहता है ही हिमसेल्फ अंडरटेक्स ऑल द एक्टिविटीज इंस्टेड ऑफ एनी हेल्प फ्रॉम एनी एजेंट। कोई एजेंट से हेल्प नहीं लेता है, ये इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपोर्ट बोलते हैं। आ जाइए दूसरा नंबर, पिगी बैकिंग। ये क्या होता है जी, इसको समझते हैं नहीं। हाँ जी, देखिए पिगी बैकिंग कह रहा है इन पिगी बैकिंग वन मैन्युफैक्चरर यूजेज इट्स ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूशन टू सेल अनदर्स कंपनी प्रोडक्ट अलोंग विद इट्स ओन। मतलब दोनों अपना अपना प्रोडक्ट बेचता है, लेकिन किसी एक का ही डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। कहता है टू पार्टीज विद द डिफरेंट इंटरेस्ट द कैरियर एंड द राइडर मेक अप द पिगी बैक ऑपरेशंस। ठीक है जी, हाँ जी बिल्कुल यही है। अब आ जाइए काउंटर ट्रेड में, क्या कह रहा है काउंटर ट्रेड, कहता है काउंटर ट्रेड रेफर्स टू अ रेंज ऑफ बार्टर लाइक एग्रीमेंट्स दैट फैसिलिटेट द ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अदर गुड्स एंड सर्विसेज व्हेन दे कैन नॉट बी ट्रेडेड फॉर मनी। बिल्कुल सही कह रहा है emerged as a means purchasing import during the 1960 when the Soviet Union and the communist states Eastern Europe has non-convertible currencies and the grew in the popularity in 1980s. Among many developing nations that lacked in the foreign exchange reserves required to purchase necessary import and notable increase after the 1997 Asian financial crisis। लीजिए जी, ये हो गया आपका काउंटर ट्रेड खत्म। अब देखिए काउंटर ट्रेड के भी टाइप दिया गया है, बेसिकली इसको आप पढ़ लीजिएगा, वैसे कुछ है नहीं, मैं बता रहा हूं। बार्टर सिस्टम के बारे में मैंने जिक्र किया कि गुड्स के बदले में गुड्स या सर्विस के बदले में सर्विस, है ना। देखिए क्या लिखा हुआ है, डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स विदाउट एनी मनी, कंपनसेशन डील्स भी ऐसे इन्वॉल्व पेमेंट बोथ इन गुड्स एंड कैश, है ना। बायलेक एग्रीमेंट, स्विच ट्रेडिंग, ये सारे क्या है, मोड्स हैं काउंटर ट्रेड के। जी बिल्कुल। अब आ जाइए दूसरा में, है ना, दूसरा मोड कौन सा मोड है जी, ये है कॉन्ट्रेक्चुअल मोड। कॉन्ट्रेक्चुअल मोड में क्या हुआ था जी, कॉन्ट्रेक्चुअल मोड सर ऐसा मोड था जहां पे हम क्या करते थे, कंपनी की स्ट्रेंथ या उस कंपनी की स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटीज को यूज करके हम उसके साथ क्या करते थे, क्या करते थे, बिजनेस करते थे अपने म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए। नहीं जी बिल्कुल सही। आइए देखिए उसका क्या टाइप है। पहला है इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक अलायंस। अब सुनिए, ध्यान से सुनिएगा कि इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक अलायंस मतलब स्ट्रेटेजी लगा के हमने अलायंस किया। तो क्या बोल रहा है, क्या लिखा है, कह रहा है जहां होम बेस्ड फर्म फॉरेन कंट्री के साथ, क्या बोल रहा है, जहां होम बेस्ड फर्म फॉरेन कंपनी के साथ अपने स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटीज को यूज करके अलायंस करती है अपने म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक अलायंस। हाँ जी बिल्कुल सही। अब दूसरा क्या है, दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। देखिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, इसको समझिएगा ध्यान से। कह रहा है देखिए ये चीजें बड़ा इंपॉर्टेंट प्ले करती है। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, बस थोड़ा बहुत किया था, आज हम इसको और अच्छे से समझेंगे। कह रहा है क्या कि लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और चीपर मटेरियल का बेनिफिट उठाने के लिए, है ना, क्या बोल रहा है कि लो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड चीपर मटेरियल का बेनिफिट उठाने के लिए एक फर्म, क्या बोल रहा है, एक फर्म फॉरेन कंट्री के फर्म से सब कॉन्ट्रैक्ट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। जैसे एग्जांपल के तौर पर क्या दिया मैंने, मतलब मान लीजिए कि एक पेन है,
जो इंडिया क्या कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है 200 रुपए में। हाँ जी बिल्कुल सही। और उसी पेन, वही वैल्यू की क्वालिटी की पेन जो जापान है वो कर रही है 100 रुपए में प्रोडक्शन। ठीक है, तो अब क्या करेगा, अब इंडिया, अब जापान वाले तो सस्ता में बेच देंगे पेन को, तो इंडिया क्या करेगी, इंडिया बोलेगी भाई साहब ऐसा करो जापान वाले, तुम मेरा ये पेन तुम ही प्रोड्यूस कर दो, और फिर उसके साथ क्या कर लेगा, एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, और उसी कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं जी, क्या कहते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर। हाँ जी बिल्कुल सही। चलिए जी, अब तीसरा क्या है, तीसरा जो है, तीसरा वो उसको कहते हैं इंटरनेशनल मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए नाम पे जाइए, इंटरनेशनल मतलब दो नेशन के बीच में, मैनेजमेंट क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। तो अब मैनेजमेंट के पास क्यों करेगी कॉन्ट्रैक्ट, उसके पास कुछ ना कुछ स्किल होंगे, नहीं कुछ स्किल होंगे, तो उसको प्रमोट करने की जरूरत पड़ेगी या ट्रेनिंग देने की जरूरत पड़ी होगी, इस वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट किया होगा। तो आइए देखिए क्या लिखा है, कह रहा है, देखिएगा, कहता है जब मैनेजमेंट को की किसी भी स्किल में एक्सपर्टीज हो, क्या हो, एक्सपर्टीज हो, तब कोई एक कंट्री का मैनेजमेंट किसी दूसरे कंट्री के मैनेजमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है। क्या करती है, फिर से सुनिएगा, कि जब मैनेजमेंट किसी भी स्किल में एक्सपर्टीज हो, तब कोई एक कंट्री का मैनेजमेंट किसी दूसरे कंट्री के मैनेजमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है, वो भी एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए। कितने के लिए, एक स्पेसिफाइड लिमिटेड टाइम के लिए, जिसमें वो अपने एक्सपर्टीज को सामने वाले मैनेजमेंट के साथ शेयर करती है और फी भी लेती है। इसे ही हम कहते हैं क्या, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। जी बिल्कुल सही, समझ गए आप, नहीं सर एक बार फिर बता दीजिए। मैंने बोला जब मैनेजमेंट की किसी भी स्किल में एक्सपर्टीज हो, तब कोई एक कंट्री का मैनेजमेंट किसी दूसरे कंट्री के मैनेजमेंट के साथ क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो भी एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए। क्यों करता है स्पेसिफाइड के लिए, क्योंकि ट्रेनिंग तो लिमिटेड होती है। हाँ जी बिल्कुल। तो अब उससे क्या होगा, वो अपने एक्सपर्टीज को सामने वाले मैनेजमेंट के साथ शेयर करके क्या करेगा, फी भी लेगा भाई, फ्री में क्यों करेगा, और वो जब फी लेती है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। हाँ जी बिल्कुल सही। अब चलिए जी चौथे में चलते हैं, फोर्थ नंबर क्या है, आइए, कहता है टर्न की प्रोजेक्ट। नाम सुन के कुछ लग रहा है, टर्न की, है ना, चाबी घुमाओ शुरू हो जाएगा, नहीं। तो देखिए टर्न की का क्या मतलब होता है, कहता है टर्न की मींस एनीथिंग दैट इज कंप्लीट एंड रेडी टू यूज इमीडिएटली। ठीक है, आइए, कहता है मतलब जब कोई कंपनी इंटरनेशनल लेवल पे अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज को यूज करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं टर्न की प्रोजेक्ट। आइए टाइप समझिए, इससे समझ में आएगा भाई साहब। टर्न की मतलब देखिए, टर्न की ना अलग अलग तरीके से होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपने देखा होगा कि विदेशों से इंडिया में हमारे यहाँ मेट्रो ट्रेन बन रहा है, ठीक है, मेट्रो ट्रेन बनता है, तो मेट्रो ट्रेन क्या इंडिया में होता है, बनता है नहीं, वो कहाँ से आते हैं, वो जापानीज लोग आते हैं, उसको बनाते हैं, उसको ऑपरेट करना बताते हैं कि ऐसे चलेगा, उसका यहाँ ट्रेनिंग देते हैं यहाँ के लोगों को, फिर वो चले जाते हैं। तो ये क्या है, इसी को बोलते हैं टर्न की प्रोजेक्ट। आइए इसके टाइप से समझते हैं। कहता है पहला टाइप क्या है, बीओटी, सॉरी, कह रहा है बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर। मेट्रो का एग्जांपल मैंने दे रखा है ऑलरेडी। तो बिल्ड पहले बनाया, फिर क्या किया, उसको चला के दिखाया, और फिर ट्रांसफर करके, मतलब आपके हाथ में आपको देके वो कहां चले गए, अपने देश चले गए। तो इस तरह की चीजों को क्या बोलते हैं, टर्न की प्रोजेक्ट बोलते हैं। दूसरा क्या है, बिल्ड और ट्रांसफर। भाई साहब बिल्डिंग, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनती हैं, है ना, बनती है, तो उसमें क्या करते हैं, बना के उसको हैंडओवर किया और चले गए, वहां तो ऑपरेट नहीं किया, उसमें ऑपरेट करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, बनाया, ट्रांसफर किया, चला गया, तो उसको क्या बोलते हैं, टर्न की प्रोजेक्ट बोलते हैं। और तीसरा है बिल्ड ऑपरेट एंड ओन्ड। ये क्या है, टोल प्लाजा। टोल प्लाजा मतलब रोड। अब भाई साहब उसमें क्या करता है, उसमें आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट बोलती है ठीक है तुम बनाओ इसको, बनाने के बाद क्या है, फिर उसको ऑपरेट करो, चला के भी दिखाओ, और चलाने के बाद फिर बोलती है ठीक है काम करो, तुम रख लो और हमको टैक्स देते रहना, है ना। कौन करता है ये, टोल प्लाजा में ऐसा होता है जी बिल्कुल। अब ये तो हो गया क्या, टर्न की प्रोजेक्ट। आगे बढ़िए, और भी क्या है जी, और है इंटरनेशनल लीजिंग। लीजिंग क्या होता है सर, आइए पढ़ते हैं। लीजिंग मतलब कुछ चीजें जो होती है वो रेंट पर लिमिटेड टाइम के दी जाती है। ऑनर कोई और होता है और जो यूजर होता है वो कोई और होता है।
आइए पढ़ते हैं। कहता मतलब जब एक कंपनी लीज पे इक्विपमेंट देती है, क्या करती है, एक कंपनी लीज पे एक इक्विपमेंट देती है फॉरेन कंपनी को, और क्या करती है, अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए। क्यों देती है जी, फिर से सुनिएगा कि मतलब जब एक कंपनी लीज पे इक्विपमेंट देती है फॉरेन कंपनी को अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए, तो और प्रॉपर्टी का ऑनर, क्या जी, प्रॉपर्टी का ऑनर लीजिंग फर्म को रिटेन करके रखता है और थ्रू आउट द लीजिंग पीरियड। उसके बाद क्या है जी, और फॉरेन यूजर को, फॉरेन जो यूजर हैं, जो यूज कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी को, वो क्या करते हैं, वो उसको फी दे देते हैं। फिर से समझिएगा कि यहां क्या होता है कि प्रॉपर्टी का ऑनर लीजिंग जो होता है, लीज कर उसको, उसके राइट्स को रिटेन करके रखता है और थ्रू आउट द लीजिंग पीरियड, मतलब जितने टाइम के लिए आप ये लेसर ने आपको दिया है प्रॉपर्टी, वो अपने हाथ में राइट्स रखता है और लेसी क्या करता है, उसके बिहाफ में उसको फी पेमेंट कर देता है। जी बिल्कुल, इसको क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल लीजिंग। हाँ जी, अब आगे क्या, आगे है लाइसेंसिंग। समझिए क्या होता है लाइसेंसिंग। कहता मतलब एक डोमेस्टिक फर्म अपना आईपीआर मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को यूज करने के लिए किसी फॉरेन कंपनी को देती है, जिससे फॉरेन कंपनी उस प्रोडक्ट को इजीली मार्केट में क्या करता है, सेल कर देता है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। अब क्या, अब लाइसेंसिंग तीन तरह के होते हैं। कौन कौन सा, पहला लाइसेंसिंग जो होता है भाई साहब, उसको बोलते हैं प्रोसेस लाइसेंसिंग। प्रोसेस लाइसेंसिंग सुन के लग रहा होगा, नहीं, कि किसी चीज को बनाने में जो प्रोसेस लगता है उस प्रोसेस के लिए हमको लाइसेंसिंग लेना होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोसेसिंग। यानी कि फॉर्मूला, कोई एक फॉर्मूला है, उसके लिए लाइसेंस अगर कोई दे रहा है तो उसको बोलते हैं प्रोसेस लाइसेंसिंग। मतलब पढ़िए, आइए क्या लिखा हुआ देखते हैं। कहता मतलब यहां लाइसेंसी को राइट मिल जाता है कि वो उस प्रोडक्ट के प्रोसेस को जानकर उसको मैन्युफैक्चर करे और एक लिमिटेड एरिया तक मार्केटिंग भी कर सके। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लेता हूं, मान लेते हैं कि मेरे घर के साइड एक एबीसी बंदा है, उसको पेड़ा बनाना बहुत अच्छे तरीके से आता है। ठीक है, अब वो उसका क्या कर लिया, उसने लाइसेंस ले लिया कि इस लाइसेंस, ये तरीका सिर्फ मेरे पास है और किसी के पास नहीं है। फिर आप क्या करो, आप जाओगे उसके पास, बोलेगा भाई साहब एक काम करो, आप गिरिडीह से हो तो आप चले जाओ बंगाल, वहां पे आप बेचना पेड़ा। तो उसके लिए क्या, उसके लिए मुझे प्रोसेस सिखा दो। ठीक है, उसके लिए मुझे प्रोसेस सिखा दो। तो उसने उसके प्रोसेस सिखा दिया, पेड़ा कैसे बनता है ये बता दिया। अब वो क्या किया, वो वहां जाके बिजनेस करने लगा। तो प्रोसेस लाइसेंसिंग का क्या मतलब हुआ जी, जब आप किसी फॉर्मूले को लेते हो, है ना, और वो राइट आपको दे देता है कौन, जो लाइसेंस लेके ऑलरेडी रखा हुआ होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस लाइसेंसिंग बोलते हैं। दूसरा क्या है, इसी में दूसरा है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेडमार्क लाइसेंसिंग। अब ट्रेडमार्क लाइसेंसिंग क्या होता है, जैसे उस समय तो आपको पेड़े वाले ने अपना सिर्फ पेड़े बनाने का प्रोसेस बताया था, लेकिन वहां पे इस ट्रेडमार्क लाइसेंसिंग में क्या होगा कि वो एबीसी लिमिटेड अपना आपको नाम भी देगा, अपना ट्रेडमार्क भी देगा कि भाई साहब एबीसी लिमिटेड का ये पेड़ा है और ये इसका एक ब्रांच आपको वहां खोलना है। तो ये क्या हुआ ट्रेडमार्क लाइसेंसिंग में। जैसे अभी आप देख रहे होंगे मेरे स्क्रीन पर नेट वाला भैया का लोगो लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको मैंने ट्रेडमार्क करा के रखा है। अगर कोई इंस्टीट्यूशन चाहती है कि भाई साहब किसी और जगह पे ये खोले नेट वाला भैया के नाम से, तो वो क्या लेगी, मेरे से पहले परमिशन लेंगी, और फिर मैं उसको बताऊंगा कि कैसे कैसे मैंने मेहनत करी है, नोट्स बनाया है, और उसके बिहाफ पर मैं उसको क्या दूंगा, ट्रेडमार्क लाइसेंस दे दूंगा। नहीं मतलब अपना बिजनेस करने का लाइसेंस दे दूंगा, है ना जी बिल्कुल। तो इस लोगों के लिए क्या किया, लाइसेंस दे दिया। तो फॉर्मूला यहां पे क्या होता है ट्रेडमार्क लाइसेंसिंग में, फॉर्मूला तो मिलता ही मिलता है, उसके साथ उसका ट्रेडमार्क मिलता है। हाँ जी, प्रोसेस जान गया और ट्रेडमार्क, इसको क्या बोलेंगे, ट्रेडमार्क लाइसेंसिंग। मतलब यहां लाइसेंसी क्या कहता है, लाइसेंसर का नेम को भी यूज कर सकता है बहुत अच्छे तरीके से, है ना। पेड़ा भी बनाया और पेड़ा बनाने के साथ साथ उसके नाम को भी यूज किया, उसको क्या बोलेंगे, ट्रेडमार्क लाइसेंसिंग। हाँ जी बिल्कुल सही। अब जो थर्ड है इसी का, ये किसका, लाइसेंसिंग का पार्ट है। लाइसेंसिंग का थर्ड पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस लाइसेंसिंग। अब क्रॉस लाइसेंसिंग से आपको पता चल रहा होगा कि यहां क्या होता है, यहां दो फर्म एक साथ मिलती हैं और
एक दूसरे के प्रोसेस को एक्सचेंज कर लेती हैं। कोई फी नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई रॉयल्टी नहीं, लेकिन यहाँ प्रोसेस को एक्सचेंज करती है। जैसे मैं बताता हूँ आपको, जैसे मैंने बोला एबीसी लिमिटेड है जो वो बहुत अच्छा पेड़ा बनाता है, तो इधर से एक बात था डीईएफ लिमिटेड जो बहुत अच्छा गुलाब जामुन बनाता था, दोनों का था तो होटल ही, हाँ जी बिल्कुल था। तो अब उनने क्या लिया, बोला भाई साहब ऐसा करते हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, हम लोग एक दूसरे को सिखा देते हैं, हम लोग क्रॉस लाइसेंसिंग कर लेते हैं। आपको जो बनाने का प्रोसेस पता है वो आप मुझे बता दीजिए, और आपको मुझे जो पता है वो मैं आपको बता दूंगा। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रॉस लाइसेंस, है ना जी बिल्कुल। यहां दोनों फर्म एक दूसरे को फॉर्मूला या प्रोसेस देकर बिजनेस करते हैं, यहां कोई भी फी या रॉयल्टी नहीं दिया जाता है। हाँ जी बिल्कुल, तो ये क्या हुआ, क्रॉस लाइसेंसिंग हुआ। अब आगे बढ़िए, एक लास्ट है इस मोड के लिए, इसमें है इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग। अब देखिए इंटरनेशनल की बात आ गई, फ्रेंचाइजिंग तो सब ऑब्वियस सी बात है कि जो डोमेस्टिक वाले होंगे वो तो नहीं होंगे, उसके बियॉन्ड यानी कि फॉरेन कंट्री से हमें कुछ ना कुछ फ्रेंचाइजी लेना होगा। तो फ्रेंचाइजी का मतलब यहाँ क्या हुआ, यहाँ का मतलब फ्रेंचाइजी का मतलब हुआ कि फॉर्मूला आपको देगा, कैसे बनाना है ये बताएगा प्रोडक्ट को, दूसरा उसका अपना नाम भी देगा आपको, ट्रेडमार्क भी देगा, और कि उस बिजनेस को चलाना कैसे है, हाउ टू ऑपरेट द बिजनेस, ये भी बात आपको सिखा के जाएगा। तो क्या क्या देगा जी, पहला क्या करेगा, फॉर्मूला बताएगा कैसे बनाना है प्रोडक्ट को, दूसरा उसका नेम यूज करने के लिए आपको देगा, और तीसरा बिजनेस कैसे चलाना है। ये तीनों बातें आपको इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग में मिलेंगी। जैसे इसका पूरा बेस्ट एग्जांपल ले सकते हो डोमिनोज क्या करती है, डोमिनोज आपको जब फ्रेंचाइजी देती है तो सबसे पहले वो आपको बनाना सिखाती है, अपने लोगों को बनाना सिखाती है क्या कि पिज्जा बनता कैसे है, ठीक है ना, उसके अपने जो फीचर्स अपने टेस्ट हैं वो, दूसरा क्या उसके नाम को यूज करने के लिए, और तीसरा उसका पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल बताती है कि कैसे इसको बिजनेस को चलाना है। ये लीजिए जी, ये आपका खत्म हो गया कौन सा मोड, ये खत्म हो गया आपका कॉन्ट्रेक्चुअल मोड। आइए बुक से थोड़ा पढ़ते हैं क्या कह रहा है ना, देखिए कह रहा है contractual modes are employed to make use of strategic strength and resources of a foreign based partner company for international business expansion। international business expansion के लिए क्या कॉन्ट्रेक्चुअल मोड का यूज किया जाता है। कहता है द पार्टनर फर्म्स कॉम्प्लीमेंट ईच अदर विद द वन और मोर देयर स्ट्रेटेजिक strength such as a superior technology, strong brand equity, production facility, well established distribution network, etc. And the major forms of contractual expansion modes are, ये देखिए चलिए जी, पहला क्या है इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक अलायंस। चलिए कहता है स्ट्रेटेजिक अलायंस इज अ बिजनेस अरेंजमेंट वेयर बाय टू और मोर फर्म्स चूज टू कोऑपरेट दियर म्यूचुअल बेनिफिट। मैंने बोला था कि अपने स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ को यूज करके दोनों कंपनी क्या करती है, म्यूचुअल बेनिफिट पे काम करती है। कहता है इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक अलायंस आर द एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर इंडिपेंडेंट डोमेस्टिक कंपनीज टू कोऑपरेट इन द मैन्युफैक्चरिंग, डेवलपमेंट और सेल ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज और अदर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स एट ए कंट्री लेवल। फॉर एग्जाम्पल, in a strategic alliance, company A and company B combine their respective resources। क्या करता है, कंबाइन करता है अपने रिसोर्सेज की कैपेबिलिटीज को, एंड कोर competencies to generate mutual interest in designing, manufacturing and distributing goods and services। तो क्या बोला भाई साहब, कंपनी और कंपनी भी मिला, अपना रिसोर्सेज को यूज किया, अपनी स्ट्रेंथ को यूज किया, किसके लिए, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, किस में, मैन्युफैक्चरिंग में, डिस्ट्रीब्यूटिंग गुड्स और सर्विसेज में। लीजिए जी, इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक अलायंस खत्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्या है इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो ये क्या है, पढ़ते हैं। कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग इन इंटरनेशनल मार्केट इज यूज्ड इन सिचुएशन वेयर वन कंपनी अरेंज फॉर अनदर कंपनी इन अ डिफरेंट कंट्री टू मैन्युफैक्चर इट्स प्रोडक्ट्स। बिल्कुल सही। कहता है दिस इज ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल सब कॉन्ट्रैक्टिंग और इंटरनेशनल आउटसोर्सिंग। जी बिल्कुल। कहता द कंपनी प्रोवाइड द मैन्युफैक्चरर विद ऑल स्पेसिफिकेशन एंड इफ एप्लीकेबल आल्सो विद द मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस।
This type of contract sets out the requirements which the manufacturer must meet concerning the quality of products, certification, quantities, conditions, dates of delivery, etc. हाँ जी, ठीक है। कहता है इट ऑल्सो एस्टेब्लिश गाइडलाइंस फॉर द इंस्पेक्शन टेस्टिंग ऑफ द प्रोडक्ट set forth by the company which contract out a manufacturer or by its own clients. Furthermore, it also outline modification orders as well as, आगे बढ़िएगा, कहता है as well as guarantees and compensation in the case of breach of contract. जी, कहता है since the process is essentially outsourcing production in the foreign market to a partner that privately brands and the end product, there are a number of different companies and industries that can make use of this type of कॉन्ट्रैक्ट। देखिए एग्जांपल दिया हुआ क्या कहता है, कहता है ताइवान इज अ वर्ल्ड लीडर इन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। चाइना प्रोड्यूस 30% ऑफ द एयर कंडीशनर्स, 24% ऑफ द वॉशिंग मशीन्स, 16% ऑफ द रेफ्रिजरेटर सोल्ड इन यूएस। जो यूएस में जितने भी आपके एयर कंडीशनर बेचे जाते हैं, वॉशिंग मशीन बेची जाती है और रेफ्रिजरेटर बेचे जाते हैं, उसका कितना परसेंट, 30, 24 और 16% कौन बनाता है, चाइना बनाती है। एंड द नाइकी, द लीडिंग इंटरनेशनल शू ब्रांड, डज नॉट ऑन अ सिंगल प्रोडक्शन फैसिलिटी एंड गेट्स इट्स मैन्युफैक्चरिंग डन थ्रू कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग थ्रू आउट दी वर्ल्ड। बोटा भाई साहब, नाइकी के पास इतनी बड़ी लीडिंग ब्रांड्स हुए लेकिन एक भी प्रोड्यूसिंग या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उसकी नहीं है। वो क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ही करता है अलग अलग देशों में, अलग अलग जगह से, और वहां से प्रोडक्ट लेकर सिर्फ मार्केटिंग करता है, ब्रांडिंग करता है और उसके पैसे कमाता है। जी बिल्कुल। अब चलिए तीसरा क्या है, इंटरनेशनल मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। क्या है जी इंटरनेशनल मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट, आइए देखते हैं। कह रहा है यूजिंग इंटरनेशनल मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स or management service contract, a company is allowed to be involved in the management of a firm in a foreign market of which the managing company has no shares, जिसके पास कोई शेयर्स ना हो। ठीक है, कहता through such agreement a firm provide managerial expertise and operates the daily business of the second firm for a specified period in the return of monetary कंपनसेशन। वही बोल रहा है मोटा भाई साहब, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्यों करेगा, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट इसलिए करेगा क्योंकि सामने वाले जो एक मैनेजमेंट है उसके पास अच्छा स्किल है, कुछ ना कुछ नॉलेज है, उस नॉलेज को आप दूसरे वाले मैनेजमेंट के पास आप क्या करेंगे, शेयर करेंगे, और उसके बिहाफ में आपको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, फी मिलेगा। नहीं, हाँ जी बिल्कुल सही कह रहा है। अंडर ए मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट अ फर्म ऑफर्स वैरायटी ऑफ मैनेजमेंट और टेक्निकल सर्विसेज सच एज टेक्निकल सपोर्ट टू रन प्रोडक्शन फैसिलिटी, ट्रेनिंग एंड द मैनेजमेंट। फॉर इंस्टेंस द इंडियन कंपनीज हैव ए लार्जर रिजर्वायर ऑफ स्किल्ड मैन पावर एंड अ ग्रेट पोटेंशियल टू अंडरटेक इंटरनेशनल मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट बाय वे ऑफ ट्रांसफरिंग द टेक्निकल एक्सपर्टीज ऑफ देयर प्रोफेशनल मैन पावर टू दी अदर कंट्रीज। बोल रहा है इंडिया के पास क्या है, इंडिया के पास खतरनाक मैन पावर है जो स्किल चीजों को प्रोवाइड करके एक अच्छा बेस बना सकता है। तो ये क्या है, ये इंटरनेशनल मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है। आइए जी, टर्नकी प्रोजेक्ट। टर्नकी प्रोजेक्ट क्या कहता है, पढ़िए। कह रहा है अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार द वर्ड टर्नकी एन एडजेक्टिव स्टैंड्स फॉर द एनीथिंग दैट इज कंप्लीट एंड रेडी टू यूज इमीडिएटली व्हेन applied to a project development. A turnkey project meaning remain the same. A turnkey project is one which is designed, developed and equipped with the all facilities by a company under a contract. तो टर्नकी का क्या मतलब हुआ, मैंने बताया वही बिल्ड ऑपरेट ओन, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर और बिल्ड और ट्रांसफर, यही आपका नीचे दिया हुआ है, आप देखिएगा। कहता है द मेजर टाइप्स ऑफ टर्नकी प्रोजेक्ट इंक्लूड द फॉलोइंग, बिल्ड एंड ट्रांसफर, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, बिल्ड ऑपरेट एंड ओन, एंड द नंबर ऑफ इंजीनियरिंग फर्म्स सच एज इंजीनियर्स लिमिटेड, वोल्टास, लार्सन एंड टर्बो अर्कन इंटरनेशनल लिमिटेड एंड द बाल्मर लवली एंड कंपनी हैव कैरिड आउट सेवरल ओवरसीज प्रोजेक्ट्स ऑन टर्नकी बेसिस। लीजिए जी, ये टर्नकी भी खत्म हो गया आपका। अब क्या, अब आगे है इंटरनेशनल लीजिंग। है जी, लीजिंग, आइए पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, इन लो इनकम कंट्रीज मैन्युफैक्चरर ऑफन डू नॉट पोजेस enough financial resources or necessary foreign currency
to pay for equipment and machinery. A firm can expand its business by leasing out new and used equipment to manufacturing firm in such countries. The ownership of the property retains with the leasing firm. कौन है? लेसर. लेसर क्या होता है? ऑनर. एंड थ्रू आउट दी लीज पीरियड ड्यूरिंग विच द फॉरेन बेस्ड यूजर दैट इज कॉल्ड लेसी. यूजर को क्या बोलते हैं? लेसी. और वो क्या पे करता है? लीजिंग फी. इंटरनेशनल लीज फाइनेंस कॉर्पोरेशन हेडक्वार्टर लॉस एंजल्स is the largest aircraft lessor by value that had inventory about 1,000 aircraft by 2008. It leases Airbus, Boeing aircraft to airlines worldwide such as Emirates, Lufthansa, Air France, KLM, American Airlines and Continental Vietnam Airlines. ये सारी चीजें क्या है? इंटरनेशनल लीजिंग के अंतर्गत आती हैं. अब आ जाइए जी लाइसेंसिंग में चलते हैं. इंटरनेशनल लाइसेंसिंग में सेम चीजें. लाइसेंसिंग आइए पढ़ते हैं. कहता है इंटरनेशनल लाइसेंसिंग फॉरेन या फिर फॉरेन लाइसेंसिंग इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ ग्रांटिंग ए कंपनी राइट टू मैन्युफैक्चर, मार्केट and sell another company's product in a foreign country. This type of international licensing agreement is between two companies that are based in a different countries. हाँ जी, तो कहता है the companies that owns the product or intellectual property grants the foreign company a license to produce and sell the product in their country. कह रहा है in return the foreign company usually agrees to pay IP owner a royalty fee for each unit sold. जितना भी बिकता है हर यूनिट के लिए वो क्या देता है? रॉयल्टी दे दिया जाता है. अब है 3 लाइसेंसिंग का टाइप्स. पहला प्रोसेस लाइसेंसिंग में क्या था? वही याद करो, पेड़ा वाला नहीं. तो प्रोसेस लाइसेंसिंग क्या है? पेड़ा वाला, जिसमें हम क्या करते थे? प्रोसेस को सीखते थे. फॉर्मूला मिलता था हमको लाइसेंस के तौर पर. दूसरा था ट्रेडमार्क लाइसेंसिंग, जिसमें हमको क्या मिलता था? फॉर्मूला प्लस क्या? ट्रेडमार्क, उसका नाम यूज करते थे हम. और क्रॉस लाइसेंसिंग में हम क्या करते थे कि दो कंट्री आपस में क्या करती है कि भाई साहब जिसके पास जो चीज होता है, जैसे मान लेते हैं किसी के पास पेड़ा बनाने का एक्सपर्टीज है और किसी के पास रसगुल्ला बनाने का एक्सपर्टीज है, तो दोनों क्या करेंगे? दोनों एक दूसरे से मिलकर को एक्सचेंज करेंगे और उस प्रोसेस को सीख जाएंगे. हाँ जी, तो ये है क्रॉस लाइसेंसिंग. और लास्ट में है इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग. देखिए जी, इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग क्या होता है? इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग का मतलब अभी मैंने बताया था कि भैया सबसे पहले क्या? फॉर्मूला भी मिलेगा, ट्रेडमार्क भी मिलेगा, और उसके साथ हम कैसे ऑपरेट करेंगे इसके बारे में भी हम जानेंगे. आइए पढ़ते हैं. कहता है फ्रेंचाइजिंग इज ए स्पेशल फॉर्म ऑफ लाइसेंसिंग इन विच an internationalizing firm known as franchisor provides the intangible assets such as trademarks, process know-how, etc. and the method of doing business in a prescribed manner in return for a franchising fee. मैंने बताया था कि डोमिनोज वाला आपसे क्या लेगा? पैसा लेगा. उसके ब्याज में आपको क्या क्या सिखाएगा? ये देखिए, पहला एक तो नाम दिया, दूसरा प्रोसेस बताएगा कि भाई कैसे बनाना है पिज्जा, और तीसरा क्या बताएगा कि आपको मेथड ऑफ डूइंग बिजनेस की बिजनेस कैसे करना है. आइए, कह रहा है इन फ्रेंचाइजिंग द फ्रेंचाइजर ग्रांट्स द फ्रेंचाइजी टू राइट टू कैरी आउट द बिजनेस इन अ प्रिस्क्राइब्ड मैनर in a specified place or a pre-decided period of time. The top global franchises include Subway, Quiznos, Cubs, SP Tone and the Pizza Hut. है ना? पिज्जा हट आ गया, डोमिनोज भी है, WSI इंटरनेट एंड KFC कॉर्प. ये सारे क्या हैं? ये टॉप क्लास के फ्रेंचाइजेस. लीजिए जी, आपका जो है कॉन्ट्रेक्चुअल मोड भी हो गया खत्म. अब आइए चलते हैं लास्ट मोड, जिसको हम लोग कहेंगे क्या? इन्वेस्टमेंट मोड. आइए, ये देखिए इन्वेस्टमेंट मोड क्या होता है. मैंने आपको बताया था इन्वेस्टमेंट मोड का मतलब जब हम किसी फॉरेन कंट्री पर कुछ शेयर खरीदते हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं पैसे, उसकी अच्छी चीजों को देखकर, जैसे कोई कंपनी ग्रो कर रही है तो हम उसको क्या करेंगे? उस पर इन्वेस्ट करेंगे पैसा, है ना. आइए, तो पहला इन्वेस्टमेंट मोड का जो तरीका है उसको बोलते हैं ओवरसीज असेंबली. ये क्या होती है? सुनिएगा.
देखिएगा ऐसा है कि जब भी कोई कंट्री करती है एक्सपोर्ट, ठीक है, जब भी कोई कंट्री क्या करती है, किसी प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करती है, तो इंपोर्टिंग कंट्री जो है उस पर लगा देती है बैरियर्स, ठीक है। अब बैरियर्स लगाने की वजह से क्या होता है, जो एक्सपोर्टिंग कंट्री है वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाती है, तो उसकी वजह से वो क्या करती है एक्सपोर्टिंग कंट्री, कि उस प्रोडक्ट को तोड़कर उसके जो इक्विपमेंट्स हैं वो उसको सप्लाई कर देती है, उसका एक्सपोर्ट वो करना चालू कर देती है, और उसका एक्सपोर्ट करके तब जाके वहां पे दूसरे फॉरेन कंट्री में उसको असेंबल करती है, और असेंबल करके फिर उस प्रोडक्ट को सेल करती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, असेंबली ओवरसीज। आइए देखिए लिखा हुआ क्या पढ़ते हैं। कह रहा है जब कोई एक कंट्री प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है तो दूसरी कंट्री उस पर प्रोडक्ट पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देती है, जिसके कारण कंपनी प्रोडक्ट्स को छोड़कर उसके पार्ट्स को एक्सपोर्ट करने लगती है और फॉरेन में प्रोडक्ट तैयार करके तब उससे सेल करती है। इसे कहते हैं ओवरसीज असेंबली। हाँ जी, यही तो मैंने कहा अभी आपसे जी, बिल्कुल। अब आइए दूसरा क्या है जी, दूसरा है ज्वाइंट वेंचर। क्या होता है ज्वाइंट वेंचर, कहता है देखिए जब दो इंटरनेशनल कंपनीज एक दूसरे के साथ अपने रिसोर्सेस और रिस्क दोनों को शेयर करने के लिए एग्री हो जाती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ज्वाइंट वेंचर। जैसे क्या है ज्वाइंट वेंचर का एक दो एग्जांपल, तो मारुति सुजुकी का आपने नाम सुना होगा, हाँ जी सर सुना है। तो मारुति कहाँ की कंपनी, इंडिया की नहीं, गुरुग्राम की, और सुजुकी जापानीज, ये दोनों कंपनी मिलकर क्या करती है, बिजनेस करती है ज्वाइंट वेंचर के थ्रू। हाँ जी सर बिल्कुल सही। और तीसरा क्या है, तीसरा जो है वो है होली ऑन सब्सिडरी। होली ऑन का मतलब क्या हुआ कि पूरा का पूरा मेरा, और सब्सिडरी मतलब मेरे अंडर वाला जो है वो मेरा सारा। अब देखिए इसका क्या क्या लिखा है, पढ़िए सुनिएगा इसको। कह रहा जब एक फर्म इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपेंड करना चाहती है और किसी फॉरेन फर्म के ऊपर अपना 100% कंट्रोल कर लेती है, उसे कहते हैं होली ऑन सब्सिडरीज। भाई साहब इसका एग्जांपल है, टाटा ने एक्वायर किया जगुआर को, है ना, और लैंड रोवर को, ये दोनों को क्या किया, एक्वायर कर लिया। तो ये किसका एग्जांपल, ये होली ऑन सब्सिडरी का एग्जांपल है। हाँ जी बिल्कुल। अब देखिए ये काम अब दो तरीके से होता है। जो होली ऑन सब्सिडरी का काम है वो कितने तरीके से होता है, दो तरीके से। एक को बोलते हैं ग्रीनफील्ड ऑपरेशन और एक को बोलते हैं मर्जर और एक्विजिशन। देखिए ग्रीनफील्ड ऑपरेशन में क्या होता है, जहां सब कुछ मतलब एवरीथिंग, क्या प्रोडक्शन मार्केटिंग एकदम स्क्रैच से कोई भी कंपनी शुरू करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीनफील्ड ऑपरेशन। और दूसरा क्या है, मर्जर और एक्विजिशन। मर्जर में समझिएगा कि जब दो कंपनी ए और बी मिलकर ए बी हो जाती है, यानी ए बी कंपनी हो जाती है, तो उसको हम क्या करेंगे, कहते हैं, उसको कहते हैं मर्जर। जब ए और बी मिलकर क्या हो गया, मर्ज हो गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ए बी। तो इसमें क्या होता है भाई, इसमें एसेट्स और ऑपरेशन दोनों दिया जाता है, दोनों आ जाता है अपने पास में, एसेट्स और अपना ऑपरेशन, ये दोनों क्या करती है, शेयर कर देती है एक दूसरे के साथ में। अब एक्विजिशन क्या होता है, एक्विजिशन जहां ए और बी मिलकर सिर्फ ए रह जाती है, मतलब बड़ी मछली छोटी मछली, बड़ी मछली ने क्या किया, छोटी मछली को खा गई, तो क्या क्या बचा, बड़ी मछली बची, तो इसको बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें एसेट्स और ऑपरेशन तो शेयर होता ही है, इसके साथ साथ मैनेजमेंट का कंट्रोल भी अपने हाथ में लेती है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बताना चाहूंगा, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, ये जो इसको देखिएगा, एक मिनट, ये देखिएगा, जब आपका मर्जर की बात हो तो ए और बी मिला क्या बन गया, ए बी बन गया, ठीक है, बन गया। अब जब आपका किसका बात हो, क्या बोलते हैं, एक्विजिशन का बात हो, तो एक्विजिशन में मैंने क्या किया, मैंने अब एक एग्जांपल के तौर पर देखिएगा कि मैंने इसको ऐसे पकड़ लिया, कंट्रोल में ले लिया। तो मर्जर मतलब जब आप दो कंपनी एक साथ मिल गई, और एक्विजिशन मतलब मैंने एक्वायर कर लिया, अपना मैनेजमेंट का पूरा कंट्रोल ले लिया। चलिए जी, ये हो गया आपका आज का इंटरनेशनल मोड का खत्म। थोड़ा बुकिस पढ़ते हैं, फिर आज के लिए हो जाएगा क्लास खत्म। चलिए ये देखिए इन्वेस्टमेंट मोड क्या कह रहा है, कह रहा है इफ अ कंट्री इज फाउंड टू बी अट्रैक्टिव एनफ टू जस्टिफाई अ फर्म्स लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, इन्वेस्टमेंट मोड ऑफ एक्सपेंशन आर एम्प्लॉयड। मेजर फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मोड आर, देखिए ओवरसीज असेंबली और मिक्सिंग, वही है, कह रहा है इन ऑर्डर टू रिस्पॉन्ड द इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस, हाई टैरिफ एंड फ्रेट चार्जेस एंड असेंबलिंग ऑपरेशंस,
overseas is often adopted to expand the business. कह रहा है in international assembly a manufacturer exports components, parts or machinery in completely knocked down condition and assembles these parts as a site in a foreign country. Assembling is often used to overcome the import restrictions in target countries, and Japanese automobile manufacturers had begun assembling in Europe to mainly deal with the import barriers. As a local content, these assembly operations was negligible. These were also termed as स्क्रू ड्राइविंग ऑपरेशन। बोल रहा है भाई साहब ऐसा है कि जापान ने क्या किया था, ऑटोमोबाइल के को लेकर यूरोप में चूंकि बैरियर लगा दिया था, तो उसको क्या किया, उसने पार्ट पार्ट करके सामान बेचा और वहां पे फिर जाके फॉरेन में क्या किया, फॉरेन में जाके उसको असेंबल किया और फिर जाके तब सेलिंग किया। जी बिल्कुल। आइए ज्वाइंट वेंचर, ज्वाइंट वेंचर भी आपको पता है बहुत अच्छे तरीके से, अभी हमने बात करा। क्या बोल रहा है ज्वाइंट वेंचर, देखिए क्या रहा है ज्वाइंट वेंचर, इंटरनेशनल ज्वाइंट वेंचर ऑफर इक्विटी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन फॉरेन कंट्रीज विद द शेयरिंग रिसोर्सेज एंड रिस्क विद पार्टनर फर्म्स। देखिए जब ज्वाइंट वेंचर में हम होते हैं, जब दो लोग बिजनेस करते हैं मिलकर, तो हमारा क्या होता है, हम उसके रिसोर्सेस को तो शेयर करते हैं, उसके साथ साथ रिस्क भी लेते हैं। प्रॉफिट हुआ तो भी अच्छा, तब तो बहुत बढ़िया, और जब लॉस हुआ तो भी हम साथ में मिलके बियर करते हैं। कहता है इट सर्व्स एज एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू एक्सपेंड इन कंट्रीज विद द इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शंस। A firm shares equity and other resources with the other partner firms to form a new company in the target community. And in addition to capital, joint venture give access to the other resources and strength of the partner, such as market know-how, technology, skills, local operating knowledge. Based on the equity stake, joint venture may be the following three types. पहला क्या है, पहला है मेजॉरिटी विद 50% ओनरशिप। देखिए आपका ज्वाइंट वेंचर तीन तरीके से हो सकता है। क्या बोल रहा है, बोला पहला मेजॉरिटी आप मोर देन 50% से ज्यादा ओनरशिप ले ले, और दूसरा वाला जो है 50% से कम ले, कह रहा है 50-50 कर लीजिए, या फिर आप 50% से कम ले लीजिए। ये तीन ऑप्शन हो सकते हैं, 50% से ज्यादा आपका हो सकता है, 50% हो सकता है, या 50% से कम हो सकता है। हाँ जी। उसके बाद लास्ट है क्या है, होली ओन्ड सब्सिडरी। देखिए होली ओन्ड सब्सिडरी का क्या मतलब हुआ जी, होली ओन्ड सब्सिडरी मतलब मैंने अभी जस्ट बताया, क्या बोला, अ फर्म एक्सपेंड इंटरनेशनल टू हैव कंप्लीट कंट्रोल इट्स ओवरसीज ऑपरेशन बाय वे ऑफ 100% ओनरशिप इन द न्यू एंटिटी नॉन एज होली ओन्ड सब्सिडरी। मतलब मैंने बोला ना भाई साहब, पूरा का पूरा कंट्रोल आ जाता है आपके पास में, तो उसको क्या बोलते हैं, होली ओन्ड सब्सिडरी बोलते हैं। A firm invests overseas either by way of greenfield operation or merger or acquisition। देखिए दो तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, होली ओन्ड सब्सिडरी बन सकते हैं, पहला ग्रीनफील्ड और दूसरा मर्जर एंड एक्विजिशन। ग्रीनफील्ड मतलब जब कंपनी बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम बेसिक प्रोडक्शन मार्केटिंग सब कुछ एकदम न्यू तरीके से शुरुआत करती है। और मर्जर का क्या मतलब हुआ, मर्जर का मैंने अभी बताया कि जब ए कंपनी और बी कंपनी दोनों मिलकर ए बी कंपनी हो जाती है, इसको कहते हैं मर्जर। और जब ए कंपनी बी कंपनी मिलकर सिर्फ ए कंपनी रह जाती है, उसको बोलते हैं एक्विजिशन। लीजिए जी, आज की क्लास हो गई खत्म, है ना जी, बिल्कुल सर। आज की क्लास में उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आया होगा। जो भी नहीं समझ में आ रहा है आप मुझे व्हाट्सएप करके वो भी चीज की जानकारी ले सकते हैं। और आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।